भी रंग बदलते हैं, सौ दीप नजर में जलते हैं जब तुम आ जाते हो। से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग का थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो पहले आप थ्योरी को कंप्लीट कर लें। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में मजा आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, क्वेश्चन यानी क्या कर रहा है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। देखिए क्षेमेंद्र क्या है, क्षेमेंद्र एक प्रसिद्ध महाकवि का नाम था। क्षेमेंद्र किसका नाम था, प्रसिद्ध महाकवि का नाम था। और वो उन्होंने एक रचना की थी, वो आप रचना का नाम बताना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है मुद्रा राक्षस, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है बृहत कथा मंजरी और चौथा है कथा सरित सागर। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बृहत कथा मंजरी। यानी क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है, बृहत कथा मंजरी उसकी रचना है क्षेमेंद्र साहब की। और क्षेमेंद्र साहब इसकी जो रचना की थी संस्कृत भाषा में इसको लिखा था। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में इसकी रचना की थी और संस्कृत भाषा में इसको लिखा था। और इसमें लगभग 7500 लगभग कितना 7500 टोटल 7500 स्त्रीलोक है किसमें, बृहत कथा मंजरी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। इंडिका किसकी रचना है। अब देखिए इंडिका भी रचना है, एक किसकी रचना है, लेकिन आपको बताना है। यहां आपको 4 कवि का जो ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला है चाणक्य, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है कालिदास। लेकिन आपका करेक्ट आंसर चूज करना है कि इंडिका किसकी रचना है। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो आप आंसर चूज कीजिए, मन ही मन में आंसर चूज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा, आपको क्वेश्चन का आंसर देने में भी मजा आएगा। देखिए इंडिका किसकी रचना है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेगास्थनीज। यानी इंडिका जो रचना है वो किसकी रचना है, मेगास्थनीज की रचना। अब थोड़ा सा सोचिए कि मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज मतलब एक यूनानी राजदूत थे, क्या थे ये भी एक मतलब क्या है कवि है। और इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की। और मेगास्थनीज क्या थे, यूनान के राजदूत थे, यूनानी राजदूत थे। लेकिन वो भारत जो आए थे, भारत आए थे। लेकिन भारत जब वो आए तो सेल्यूकस ने किसको, यानी सेल्यूकस ने किसको, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। किसको, यानी मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज कहां के थे, यूनान के थे। इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की रचना है। ठीक है, और मेगास्थनीज लगभग 36 पेज का कंटेंट है, 36 पेज। यानी मेगास्थनीज सॉरी इंडिका जो है वो 36 पेज का कंटेंट है। यानी इंडिका जो बुक है वो छापा था, उसने रचना की थी, उसमें टोटल कितना पेज है, 36 पेज का कंटेंट है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। जी हाँ बताइए, आप 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है कुमारगुप्त और चौथा है सकंदगुप्त। लेकिन आपका करेक्ट आंसर चूज करना है। आपका अगर थ्योरी कंप्लीट है तो आप आंसर दीजिए कि पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा। क्या क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र क्यों कहा जाता है, देखिए समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त जो साहब थे वो मतलब प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम, वो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटा थे। चंद्रगुप्त प्रथम इसके फादर का जो नाम था, इसका पिताजी का जो नाम था वो चंद्रगुप्त प्रथम नाम था। और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह चंद्रगुप्त प्रथम की लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। ये कौन था, चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त किसका मतलब पुत्र था, लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। किसका, लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी वजह से समुद्रगुप्त को लिच्छवी का दौहित्र कहा जाता है। यानी इसका फादर का नाम, इसके पिताजी का नाम क्या है, समुद्रगुप्त का पिताजी का नाम क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम, और इसकी मां का नाम क्या है, लिच्छवी राजकुमारी। और इसी के कारण उसको मतलब चंद्रगुप्त को किसके कौन सा इसके लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र, क्योंकि मतलब इसी की अम्मी मतलब ये समुद्रगुप्त किसका बेटा है, लिच्छवी दौहित्र, जो लिच्छवी जो राजकुमारी थी उसी का बेटा है। और उसका बाप का नाम क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम। इसी तरह हम आगे बढ़ते चौथा क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं। देखिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है महासंधिविग्रहिक और दूसरा है महाश्वपति और तीसरा है महापिलुपति, चौथा है महाबलाधिकृत। देखिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए अच्छा मतलब एक तरह से कट्टर हिंदी लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि महासंधिविग्रहिक और दूसरा है महाश्वपति, तीसरा है महापिलुपति, चौथा है महाबलाधिकृत। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका
महापिलुपति। महापिलुपति जो है क्या है, गुप्त काल यानी हस्ती सेना का प्रधान को कहा जाता था, यानी हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे, महापिलुपति कहते, महापिलुपति कहते थे हस्ती सेना का प्रधान को। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। निम्न में से महिला संत थी, निम्न में से महिला संत थी। अब कौन थी महिला संत थी? पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है मीरा थी महिला संत, या फिर अंडाल थी, क्राइकल, या फिर इनमें से सभी। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि महिला संत कौन थी। महिला संत थी, आपको क्या करा क्वेश्चन की महिला संत कौन थी। यहाँ पर तो 4 ऑप्शन मिल रहा है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, यानी तीनों के तीनों क्या थे, महिला संत थे। मीरा भी क्या थी, महिला संत थे। अंडाल भी क्या थे, महिला संत थे। और क्राइकल भी क्या थे, महिला संत थे। इस तरह से आपका आंसर कौन सा सही होगा, यानी इनमें से सभी, यानी तीनों के तीनों क्या थे, महिला संत थे। इसी तरह 5वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 6ठा क्वेश्चन की ओर। धम्म की शुरुआत किसने की थी? यानी मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया कि धर्म और धर्म अलग है, अंतर होता है। धर्म एक व्यक्तिगत चीज होता है और धर्म में एक अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, या फिर समाज में एक दूसरे के प्रति एक तरह से प्रेम होता है। धर्म उसी को कहते हैं, ठीक है। यानी लेकिन ये आपको क्वेश्चन क्या करा है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी, धर्म की शुरुआत किसने की थी, ये मैं थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं। अगर जो थ्योरी जिनका थ्योरी कंप्लीट है वो आसान से उनका आंसर मन में मतलब घूम रहा होगा। देखिए पहला ऑप्शन आपको क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा है अशोक और चौथा है कनिष्क। लेकिन इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चूज कीजिए थोड़ा सा। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अशोक, यानी धर्म की शुरुआत किसने की थी, अशोक साहब ने की थी। अशोक साहब ने किसकी शुरुआत की थी, धर्म की शुरुआत की थी। यानी 6ठा क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते 7वां क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त जो हमारे थे राजा थे मौर्य वंश में, तो उसकी तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? पहला हिटलर से की जाती है, नेपोलियन से की जाती है, या फिर बिस्मार्क से की जाती है, या फिर मुसोलिनी से की जाती है। लेकिन आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चूज कीजिए थोड़ा सा। आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग भी सोचिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। आप लोग अगर थ्योरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7 का, वो होगा नेपोलियन, यानी नेपोलियन से इसका चंद्रगुप्त की तुलना की जाती है। उसका कंपेरिजन किसके साथ किया जाता है, नेपोलियन के साथ किया जाता है। अब देखिए नेपोलियन क्या थे, नेपोलियन एक मतलब यूरोपीय शासक थे और फ्रांस क्रांतिकारी थे, फ्रांस के क्रांतिकारी थे, ठीक है। और इसका जो जन्म हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन का जो पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इसका जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में। कब हुआ था, 1769 ईस्वी में नेपोलियन साहब का जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी थे, फादर थे, इनका जो नाम था, फादर का नाम था कार्लो बोनापार्ट। इसके फादर का नाम, नेपोलियन के फादर का नाम क्या थे, पिताजी का नाम थे क्या थे, कार्लो बोनापार्ट थे। और इनकी जन्म कब हुआ था, 1769 ईस्वी में। नेपोलियन कौन थे, एक यूरोपीय शासक थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे, फ्रांस के क्रांतिकारी थे। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? आपका आंसर क्या होना चाहिए, नेपोलियन से की जाती है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन सा था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन सा था? देखिए आपको क्वेश्चन क्या करा कि मौर्य वंश का संस्थापक यानी उसका फाउंडर कौन सा था, कौन थे या फिर वो कौन था, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ आंसर, यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक और चौथा है कुणाल। लेकिन आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा थोड़ा सा चूज कीजिए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन सा था। अगर थोड़ा सा भी थ्योरी आपका कंप्लीट है, हल्का सा भी अगर थ्योरी कंप्लीट की है, हल्का सा भी अगर थ्योरी पढ़ी है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? लेकिन यहाँ आपको 4 ऑप्शन जो मिल रहा है, लेकिन पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी चंद्रगुप्त क्या थे, मौर्य वंश का संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त थे। और चंद्रगुप्त मौर्य समाज की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। देखिए मौर्य समाज जो थी, मौर्य समाज उसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसका नाम अभी वर्तमान में जिसका नाम पटना है, ठीक है। चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त साहब जो थे वो 322 से लगभग 298 ईस्वी पूर्व तक मतलब गद्दी पर बैठे हुए थे। मतलब 298 मतलब ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया था। लगभग अगर इसको निकालेंगे तो 24 साल तक, यानी 24 साल तक चंद्रगुप्त साहब ने क्या किए थे, मौर्य वंश का संस्थापक थे। और उन्होंने गद्दी पर बैठा हुआ था कितना साल तक, 24 ईयर, यानी 24 साल तक वो मतलब एक तरह से राज किए थे गद्दी पर बैठ के। कब से कब तक, 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या करा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए, चंद्रगुप्त क्या था, मौर्य वंश का संस्थापक था। इसी तरह से मेरा 8वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 9वां क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई थी, यानी उसका मौत कहां हुआ था, आपको जगह बताना है। यहाँ को 4 ऑप्शन का जगह मिला। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है श्रृंगवेलगोला और चौथा है उज्जैनी। देखिए आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का क्या करा है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां होती है, इसका मौत कहां हुआ था, जगह आपको चूज करना है। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रृंगवेलगोला या फिर उज्जैनी में। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी
सरवनबेलगोला में इसका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। चंद्रगुप्त का मृत्यु कहाँ हुआ था, सरवनबेलगोला में। और सरवनबेलगोला कहाँ है, सरवनबेलगोला, आप सरवनबेलगोला जो है वो कर्नाटक राज्य में थे। कहाँ थे, कर्नाटक, यानी इसका कर्नाटक राज्य में थे। सरवनबेलगोला कहाँ थे, कर्नाटक राज्य में थे। और ये चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी वो लगभग 47 से 48 साल के बीच हुई थी। यानी उनका जो जीवन था वो लगभग 47 से 48 साल के बीच उनकी क्या हुई थी, देहांत हो गया था। 47 से 48 साल के बीच किसका देहांत हो गया था, चंद्रगुप्त का मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था। कितना साल के अंतर्गत, 47 से 48 साल के अंतर्गत। कहाँ हुआ था, सरवनबेलगोला में। सरवनबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लीजिए कि चंद्रगुप्त की जो ये हुई थी, जन्म हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। जो पाटलिपुत्रा में, यानी जिसको अभी हाल ही में पटना में, यानी पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्रा। ठीक है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये कवर हो गया मेरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते 10वां क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। आपको क्वेश्चन चूज करना है कि यहाँ तो आपको ऑप्शन चूज करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। आपको जो ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला जो धर्म है वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। लेकिन आपका करेक्ट आंसर चूज कीजिए। आप करेक्ट आंसर जो कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर चूज कीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का जो होगा वो होगा जैन, यानी जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। इस तरह से 10वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी जैन धर्म। यानी चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, यानी मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था वो आपको बताना है। कि यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है अशोक था, या फिर कुणाल था, या फिर समप्रति, या फिर बृहदर्थ। यानी आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, उसका लास्ट सबसे राजा कौन था। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, बृहदनाथ। यानी बृहदनाथ क्या थे, मतलब मौर्य वंश का अंतिम राजा थे। और बृहदनाथ की हत्या उसके ही सेनापति ने की थी। बृहदनाथ के साहब जो ये राजा जो थे, इसकी हत्या जो की थी, इसका जो मतलब एक तरह से इनको जो जान से मारा था उनके ही सेनापति ने मारा था। ठीक है, बृहदर्थ की जो हत्या की थी उनके ही सेनापति ने की थी। और मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, बृहदर्थ। और उनकी हत्या उनके ही सेनापति ने की थी। और उनके सेनापति जैसे उसकी हत्या की, उसी के मतलब उसके बाद एक नए राजवंश का मतलब उदय हुआ। ठीक है, एक नया राजवंश का उदय हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुंग राजवंश कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में कि शुंग राजवंश। ठीक है, शुंग राजवंश का उदय हुआ किसकी भी हत्या के बाद, बृहदर्थ राजा जो थे उसकी हत्या के बाद किस मतलब राजवंश की शुरुआत हुआ, उदय हुआ, शुंग राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, और बृहदर्थ कौन सा धर्म को मानने वाले थे, ये जो अनुयायी थे बृहदर्थ, वो मतलब बौद्ध धर्म को मान रहे थे। कौन सा धर्म को, बौद्ध धर्म को मान रहे थे बृहदर्थ। और यहाँ क्वेश्चन लेकिन आपको कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। आपका आंसर क्या होगा, बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम राजा था। और ये जो धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे बृहदर्थ, और इनकी हत्या कर दी गई थी इनके ही सेना द्वारा। जैसे इनकी हत्या हुई तो कौन सा राजवंश का ये हुआ, उदय हुआ, शुंग राजवंश का, यानी शुंग राजवंश का उदय हुआ। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। 12वां क्वेश्चन आपको क्या करा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। लेकिन आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है कि कोषाध्यक्ष, दूसरा है मुद्राध्यक्ष, पनाध्यक्ष या फिर लेवेनाध्यक्ष। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान उसका यानी एक तरह से मेन कौन था। आपको आंसर चूज करना है। आपका जो आंसर होगा वो आपका सी, यानी पनाध्यक्ष। पनाध्यक्ष जो थे वो मौर्यकाल टकसाल का प्रधान थे। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन थे, पन्ना अध्यक्ष थे। इसी तरह हम आगे बढ़ते 13वां क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश की राजधानी कहां थी। आपको यहाँ कैपिटल पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश जो थे, यानी मौर्य वंश जो थे उनकी राजधानी कहां थी, उसकी राजधानी कहां थी। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है जगह का। पहला ऑप्शन है आपका विदिशा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है राजगीर। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि मौर्य वंश की राजधानी कहां थी। आपका थ्योरी कंप्लीट है तो आपको आंसर आना चाहिए कि इसका जो आंसर होगा, मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जिसको अभी हाल में पटना के नाम से जाना दे। वर्तमान नाम पाटलिपुत्र का क्या है, पटना। लेकिन मौर्य वंश की राजधानी कहां थी, पाटलिपुत्र। यानी अभी वर्तमान नाम यानी पटना जो है वो क्या थी, मौर्य वंश की राजधानी थी। इस तरह से मेरा 13वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 14वां क्वेश्चन की ओर। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां स्थित है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां स्थित है। पहला बिहार में स्थित है, बंगाल में स्थित है, उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन आपको क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा। मौर्यकालीन जो उसकी राज्य थी, मौर्यकालीन कलिंग राज्य के
कहाँ स्थित है, उसका लोकेटेड कहाँ लोकेटेड है वो आपको बताना है। पहला बिहार में है या फिर बंगाल में या फिर उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश में। लेकिन आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उड़ीसा, यानी उड़ीसा में क्या थे, मौर्यकालीन कलिंग जो ये थे राज्य थे, उसकी स्थापना कहाँ है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। आपका क्या आंसर हो गया, मौर्यकालीन कलिंग राज्य का कहाँ स्थित है, वह उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का जो मतलब होता है वो होता है सम्मिलित करने वाला, एक तरह से जमा करने वाला। देखिए जमा करने वाला या फिर सम्मिलित करने वाला को क्या कहते हैं, समाहर्ता कहते हैं। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन क्या करा है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। पहला केंद्रीय मंत्री, दूसरा है राजकीय कर संग्रह अधिकारी, या तीसरा है मुख्य न्यायाधीश, चौथा है अंतपुर का रक्षक। यहाँ आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मौर्य प्रशासन का समाहर्ता कौन था। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राजकीय कर संग्रह अधिकारी। राजकीय कर संग्रह अधिकारी कौन थे, मौर्य प्रशासन का समाहर्ता थे। मतलब जो कर जुटाते थे वही लोग जुटाते थे, एक तरह से इकट्ठा करते थे, राजकीय कर संग्रह अधिकारी करते थे। ठीक है, इस तरह से मौर्य प्रशासन का में समाहर्ता कौन थे, राजकीय कर संग्रह अधिकारी थे। इसी तरह हम आगे बढ़ते 15 क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में बृहदेव क्या था, मौर्य काल में बृहदेव क्या था, आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि बृहदेव क्या था मौर्य काल में, वो आपको आंसर बताना है। पहला है कि पशुदान था, दूसरा है धन दान था, तीसरा है भूमिदान था, या फिर चौथा कृषि दान था। लेकिन आपको बताना है कि बृहदेव क्या था, मौर्य काल के जो टाइम में चलता था उस वक्त में जो बृहदेव चलता था वो क्या था, बृहदेव क्या, उसका मतलब क्या है। लेकिन आपको जो करेक्ट आंसर होगा 16 का वो होगा सी, यानी भूमिदान था। यानी बृहदेव क्या था, भूमिदान था। मौर्य काल के समय बृहदेव किसको कहा जाता था, भूमिदान को कहा जाता था। ठीक है, यानी भूमिदान क्या था, बृहदेव था। किसके समय, मौर्य काल के समय, यानी मौर्य काल में क्या था, बृहदेव भूमिदान था। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि अशोक ने धर्म की शुरुआत की, ना कि धर्म की शुरुआत की थी उन्होंने। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अशोक का तो एक अलग ही रूप था, उन्होंने धर्म की शुरुआत की थी, एक अच्छे व्यवहार की शुरुआत की थी। ठीक है, ये थ्योरी में जो कंप्लीट करा चुका हूं कि धर्म की शुरुआत अशोक के धर्म, उसका जो प्रॉपर्टी जो पढ़ा चुका हूं कि अशोक ने धर्म की शुरुआत की थी, ना कि धर्म की शुरुआत की थी। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, ना कि धर्म क्या था। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है कि बौद्ध धर्म था, या फिर जैन धर्म, या फिर शैव धर्म, या फिर वैष्णव धर्म। देखिए आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। अगर अशोक के बारे में अच्छी तरह से थोड़ा सा जानते हैं तो बताइए कि उसका व्यक्तिगत धर्म क्या था। लेकिन उसका जो व्यक्तिगत धर्म था वो था बौद्ध धर्म। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए, यानी बौद्ध धर्म क्या थे, अशोक के व्यक्तिगत धर्म थे। बौद्ध धर्म क्या थे, अशोक के व्यक्तिगत धर्म थे। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। देखिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। देखिए दो आदमी अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को जो भेजे थे धर्म के प्रचार करने के लिए, धर्म का जो प्रचार करने के लिए किस देश में भेजे थे, आपको कौन सा देश में भेजा था आपको बताना है। लेकिन यहाँ आपको 4 देश का ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला है जापान, दूसरा है मिस्र, तीसरा है बर्मा और चौथा है सिन्हल द्वीप। लेकिन आपका करेक्ट आंसर चूज कीजिए कि सिन्हल द्वीप या फिर वर्मा होगा, या फिर मिस्र होगा, या फिर जापान होगा। अशोक ने जो अपने धर्म के प्रचार के 2 आदमी को भेजे थे जिसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, वो कहाँ किस देश में भेजे थे, किस देश में मतलब उनको भेजा गया था वो आपको बताना है। जापान, मिस्र, या फिर वर्मा, या फिर सिन्हल द्वीप में। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सिन्हल द्वीप, यानी सिन्हल द्वीप में भेजे गए थे। यानी अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे, सिन्हल द्वीप। अब सिन्हल द्वीप क्या है, जैसे पाटलिपुत्र किसका नाम पुराना नाम है, पटना का पुराना नाम है, इसी तरह सिन्हल द्वीप श्रीलंका का पुराना नाम है, यानी श्रीलंका। अभी सिन्हल द्वीप को कौन सा नाम से हम लोग जानते हैं, श्रीलंका के नाम से जानते हैं। इस तरह से हो गया आंसर सिन्हल द्वीप, यानी अशोक साहब ने कहां भेजे थे, महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए एक तरह से श्रीलंका भेजे थे। श्रीलंका जब उन्होंने गए थे, मतलब संघमित्र यानी महेंद्र और संघमित्रा धर्म प्रचार के लिए जब गए थे तो उस टाइम उसका श्रीलंका का नाम क्या था, सिन्हल द्वीप था। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। अशोक किस वंश का शासक था। अब देखिए कि 19वां क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था, उसका खानदान कौन सा था। देखिए पहला वह था नंद वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है गुप्त वंश, चौथा है चोल वंश। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। अगर अशोक के बारे में पूरा थ्योरी आपका कंप्लीट है तो आपको आना चाहिए। अगर हल्का सा भी आपको थ्योरी कंप्लीट है, मैं बार बार चिल्ला के पढ़ाया हूं। अशोक का कौन सा था, मौर्य वंश था। अशोक कौन सा, मौर्य वंश। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मौर्य वंश। अशोक का जो कौन सा अशोक किस वंश का शासक था, कौन सा, मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था। आगे बढ़ते 20वां क्वेश्चन की ओर। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको अगर बोरिंग लग रहा तो आप आंसर देने की
कोशिश कीजिए। आप लोग मतलब एक तरह से आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या मैं सही पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। 19वां क्वेश्चन कवर हो गया आपका, ठीक है। 20वां की ओर बढ़ते हैं कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया, लेकिन किसके प्रभाव में आकर, किसके मतलब एक तरह से किसका असर पड़ा उस पर, जो अशोक ने मतलब बौद्ध धर्म का प्रचारक यानी समर्थक बन गया। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया, एक तरह से उसको मानने वाला बन गया। आपको बताना है कि किसके प्रभाव में आकर, किसके असर में आकर। देखिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है उपगुप्त, दूसरा है उपालिक, तीसरा है राधागुप्त, चौथा है नागसेन। लेकिन आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 20 का? अब बताइए कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, किसके प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को मतलब एक तरह से मतलब एक तरह से उसको स्वीकार कर लिया था, उसके एक तरह से उसको समर्थन दे रहा था बौद्ध धर्म को। देखिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा 20 का वो होगा ए, यानी उपगुप्त यानी उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने किस धर्म का समर्थक बन गया, बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर। राजगिर की नगर वधु का नाम क्या था? राजगिर की नगर वधु का नाम क्या था? यहाँ आपको नाम पूछा जा रहा है कि राजगिर की जो नगर वधु था उसका नाम क्या था। पहला आपको ऑप्शन दिया जा रहा है माधवी, दूसरा है अम्बपाली, तीसरा है तीसरे रक्षिता, चौथा है शालवती। देखिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? राजगिर की नगर वधु का नाम क्या था? राजगिर की नगर वधु का नाम क्या था? राजगिर की नगर वधु का जो नाम था वो था सातवली, यानी सातवली किसका नाम था? राजगिर की नगर वधु का नाम था। किस कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सातवां किसका नाम था? राजगिर के नगर वधु का नाम था। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। किसने लिखा? वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा की सुखी तथा प्रसन्न है, जिसमें प्रजा की जिससे मतलब प्रजा की सुखी तथा प्रसन्न है। बहुत अच्छी बात है। वास्तविक सुकर्म वह है, यानी वास्तविक सुकर्म जो रियल में हकीकत में जो सुकर्म है अच्छा काम है। सुकर्म मतलब होता है अच्छा काम, कुकर्म मतलब होता है बुरा काम, ठीक है। लेकिन जो हकीकत में अच्छा काम है वो है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। किसने कहा था ये लाइन? अच्छी लाइन, इतनी अच्छी लाइन किसने कहा था वो आपको पूछा जा रहा है। किसने कहा था आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपको मेगास्थनी, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है कौटिल्य। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कौटिल्य, यानी कौटिल्य साहब ने क्या कहे थे कि यानी वास्तविक सुकर्म कौन सा है? सुकर्म है वह सुकर्म जिससे प्रजा के सुखी तथा प्रसन्न मतलब खुशी हो, ठीक है। जिससे प्रजा मतलब सुखी और खुशी रहे, वही है क्या वास्तविक सुकर्म। किसके हिसाब से? कौटिल्य साहब के हिसाब से। एक तरह से अच्छे इंसान से इससे क्या पता चलता है कि कौटिल्य साहब जो थे वो मतलब प्रजा के प्रति बहुत एक तरह से मतलब एक तरह से दयालु थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। आपको कलिंग का कैपिटल पूछा जा रहा है कि कलिंग की राजधानी क्या थी, किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। पहला है आपका ऑप्शन तक्षशिला, दूसरा है उज्जैनी, तीसरा है तौशाली और चौथा है पाटलिपुत्र। 23वां क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहां थी। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 23 का जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा आपका 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप बताइए सी होगा, यानी तौशाली। तौशाली क्या थे? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य काल के कलिंग मतलब चंद्रगुप्त के काल में कलिंग की राजधानी कहां थी? तौशाली। 23 का आंसर हो गया सी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन की ओर। आर्यभट्ट कहां का था वासी था? आर्यभट्ट कहां का वासी था, कहां का रहने वाला था, कहां का निवासी था? वासी निवासी दोनों एक ही है, ठीक है। लेकिन आर्यभट्ट यहाँ आपको क्या पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट कहां का वासी था? पहला मालवा का, दूसरा है कश्मीर का, तीसरा है तक्षशिला का, चौथा है पटना का। लेकिन आर्यभट्ट क्या थे? सबसे पहले आप समझिए कि आर्यभट्ट एक तरह से महागणितज्ञ थे तथा वो ज्योतिषविद भी थे। और जन्म उनका हुआ था, आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 476 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 476 ईस्वी पूर्व में हुआ था इनका जन्म, आर्यभट्ट का जन्म। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने पाई और रेडियस के बारे में बहुत सारी थ्योरी दी है, ठीक है। और इन्होंने ही जीरो को मतलब जीरो का सिद्धांत दिया था। शून्य का सिद्धांत कौन दिया था? शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। इससे क्या पता चलता है कि आर्यभट्ट एक बहुत महान व्यक्ति थे, महान गणितज्ञ थे। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट कहां का वासी था, कहां का रहने वाला था? यहाँ आपको मालवा, कश्मीर, तक्षशिला या फिर पटना। लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पटना, यानी पटना के रहने वाले थे। आर्यभट्ट कहां के रहने वाले थे? पटना के रहने वाले थे, बिहार के पटना के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन में आपको यह पूछा जा रहा है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय यानी सेकंड नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? पहला है ताम्र युगीन नगर, दूसरा है कांस्य युगीन नगर, तीसरा है लौह युगीन नगर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको करेक्ट
करेक्ट आंसर जो चूज करना है आपको कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, आपका आंसर होगा आपका सी यानी लौहयुगीन नगर कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, लौहयुगीन नगर कहा जाता है। इस तरह से 25वां मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, आपका क्वेश्चन क्या करा कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है सारनाथ का अभिलेख, दूसरा है गिरनार का अभिलेख, चौथा है वोगजाकोई का अभिलेख और लास्ट है मथुरा का अभिलेख। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वोगजाकोई का अभिलेख, यानी करेक्ट यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी वोगजाकोई का अभिलेख भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, वोगजाकोई का अभिलेख है। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते 27वां क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेगास्थनीज के बारे में पहले भी बताया था, मेगास्थनीज का जो एक रचना था। ठीक है, मेगास्थनीज, लेकिन आपको क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, किसके रूप में आया था। पहला है सिकंदर, दूसरा है फिलिप और तीसरा है सेल्यूकस और चौथा है डिमेट्रियस। मैंने आप लोगों को बताया कि सेल्यूकस जो थे, सेल्यूकस यूनानी मतलब एक तरह से यूनानी जो ये थे, क्या कहता है मेगास्थनीज जो थे, सेल्यूकस ने यानी समुद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। आपको आंसर क्या होना चाहिए कि सी यानी सेल्यूकस के मतलब सेल्यूकस के शासन के रूप में शासक यूनानी शासक कौन थे, सेल्यूकस, उसी के मतलब एक काल में कहाँ आए थे, मतलब पाटलिपुत्र आए थे। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन कवर हो गया। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, सेल्यूकस के मतलब शासक के रूप में आया था। ठीक है, उसी का मतलब राजदूत बन के आया था सेल्यूकस का। आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। कलिंग जो युद्ध हुआ था, कलिंग की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसका वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। आपको यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है 10वें शिलालेख में और 11वें शिलालेख में या फिर 12वें शिलालेख में या फिर 13वें शिलालेख में। 28वां नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। लेकिन आपको आंसर देना है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो 13वां शिलालेख में किया गया। किसमें, 13वां शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था। चीनी यात्री जो है फाहियान कौन सा यात्री है, चीनी यात्री जो थे किस शासक के काल में भारत आए थे। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था। लेकिन आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, विक्रम आदित्य के काल में, अशोक के काल में या फिर कनिष्क के काल में। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी यानी विक्रम आदित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान क्या आए थे, भारत में आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन कवर हो गया, इसका आंसर कौन सा हुआ, विक्रम आदित्य। आगे बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है कि मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, इसी में अभी 2-4 जो क्वेश्चन पहले किए कि चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। कहाँ आए थे, मेगास्थनीज किसके दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। कौन, मतलब चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को मतलब एक तरह से राजदूत के रूप में भेजा गया था यूनान की तरफ से, सेल्यूकस की तरफ से। ठीक है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन क्या करा कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, स्कंदगुप्त के दरबार में। लेकिन आपका आंसर कौन सा सही है, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। यानी मेगास्थनीज कहाँ आए थे, चंद्रगुप्त के दरबार में एक तरह से राजदूत बनके आए थे यूनान की तरफ से, यूनान के शासक सेल्यूकस के तरफ से। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो आपको बताना है कि सती प्रथा के बारे में किस अभिलेख में लिखा हुआ है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिला। पहला है प्रयाग अभिलेख, दूसरा है एरन अभिलेख, तीसरा है मेहरौली अभिलेख, चौथा है मथुरा अभिलेख। लेकिन आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होगा एरन अभिलेख। यानी एरन अभिलेख में किसकी मतलब सती प्रथा का उल्लेख किया गया। सती प्रथा जो है उसका उल्लेख, उसका वर्णन, उसका एक तरह से विज्ञापन, उसका एक तरह से वर्णन किसमें किया गया है, एरन अभिलेख में किया गया। आपका क्वेश्चन क्या है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। आंसर क्या होना चाहिए कि आंसर जो होगा आपका एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन किया गया है। इस तरह मेरा 31वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन की ओर। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी
बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? बाणभट्ट की जो रचना कादम्बरी है, कादम्बरी जो है ये कादम्बरी किस शासन काल का वर्णन है, किस इसमें जो वर्णन किया गया है, किस शासन का वर्णन किया गया है कादम्बरी में, ठीक है। लेकिन आपको जहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा है हर्षवर्धन। लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन की रचना यानी हर्षवर्धन के शासन काल का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? किसमें किया गया है? कादम्बरी में। किसमें किया गया? कादम्बरी में। यानी किसके शासन काल का? हर्षवर्धन के शासन काल का वर्णन किसमें किया गया है? कादम्बरी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? गुप्त संवत किसके द्वारा और कब शुरू किया गया? यहाँ आपको चार ऑप्शन मिला। पहला है घटोत्कच 300 ईस्वी, श्रीगुप्त 309 से 10 ईस्वी, समुद्रगुप्त 324 ईस्वी, चौथा है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा मतलब शुरू किया गया था, किसके द्वारा मतलब इसका एक तरह से प्रारंभ किया गया था, वो आपको बताना है। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी गुप्त संवत अपनाया जो गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? चंद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 20 ईस्वी के बीच में मतलब क्या गया? शुरू किया गया था। गुप्त संवत का मतलब एक तरह से शुरू किया गया था, शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र की रचना किसने की? आपको क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? यहाँ आपको क्या करा कि पंचतंत्र की रचना किसने की? पहला आपका ऑप्शन है आर्यभट्ट ने की, दूसरा है वराहमिहिर ने की, तीसरा है कालिदास या फिर विष्णु शर्मा। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। देखिए पंचतंत्र की रचना जो की थी वो विष्णु शर्मा ने की थी। कौन की थी? विष्णु शर्मा ने किया था। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था। किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। इसकी पंचतंत्र की जो रचना हुई थी वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था। और इसकी रचना लगभग 300 ईस्वी पूर्व से ही माना जाता है। इसका मतलब इसकी जो रचना जो माना जाता है वो 300 ईस्वी पूर्व, कितना ईस्वी पूर्व? 300 ईस्वी पूर्व से पहले ही माना जाता है इसकी रचना, पंचतंत्र की रचना। इसकी रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। हो गया 34वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि प्राचीन यानी जो प्राचीन नालंदा जो थे, प्राचीन नालंदा के जो विश्वविद्यालय थे उसके फाउंडर, उसके संस्थापक कौन थे? यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला है अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है कुमारगुप्त। लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो है वह कुमारगुप्त, यानी कुमारगुप्त जो थे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। यानी कुमारगुप्त ने इसकी जो स्थापना की थी कुमारगुप्त, वो मतलब 450 से 70 यानी 450 से 470 के बीच की थी। 450 से 470 ईस्वी के बीच की थी इसकी स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है या फिर कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? पहला है मौर्य काल, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है मुगल काल, चौथा है अंग्रेजों का काल। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। 36 नंबर आपको क्वेश्चन जिसको क्या कर रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, यानी स्वर्ण काल कौन सा कहलाता है? यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा 36 का वो होगा बी, यानी गुप्त काल को स्वर्ण काल कहलाता है। भारतीय इतिहास का गुप्त काल को कौन सा काल कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन कवर हो गया, यानी 36 का आंसर कौन सा होगा? गुप्त काल, यानी बी। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? गुप्त काल स्वर्ण काल कहलाता है भारतीय इतिहास का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37वां क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख किया गया? कितने प्रकार का शादी का उल्लेख किया गया अर्थशास्त्र में? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर 10 प्रकार के? कितने प्रकार के? यहाँ जो आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला है 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर 10 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। लेकिन 37 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 8, यानी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। किसमें? अर्थशास्त्र में जो है 8 प्रकार के टोटल विवाह का उल्लेख किया गया। किसमें? अर्थशास्त्र में। आगे बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? यहाँ आपको डेट पूछा जा रहा है, एक तरह से दिनांक पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी या फिर उसकी शुरुआत कब हुई थी। 6ठी शताब्दी, पहला जो ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि 38वां जो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, ठीक है, या फिर उसको लिखना कब शुरू किया गया था अर्थशास्त्रियों के द्वारा, वो आपको बताना है।
देखिए आपका जो 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39वां क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? यहाँ आपको क्या पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा है हवेनसांग, तीसरा है हर्ष और चौथा है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नहीं हो सकते, कुमारगुप्त तो मतलब उसका संस्थापक ही थे। मतलब एक तरह से नालंदा विश्वविद्यालय के 450 से लेकर 470 के बीच उन्होंने फाउंड मतलब उसका स्थापना किया था। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त ने। ठीक है, लेकिन इसका संस्थापक का भी नाम आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है, आपको घबराना नहीं है। लेकिन आपको क्या करा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ह्वेनसांग, यानी ह्वेनसांग क्या थे? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के एक तरह से स्टूडेंट थे, छात्र थे। ठीक है, 40वां क्वेश्चन की बढ़ते हैं, लास्ट है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन इस वीडियो में हम सब क्वेश्चन कवर नहीं करा पाएंगे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे जो अगला जो वीडियो आएगा वो भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आएगा, लेकिन ये 40वां क्वेश्चन जो है लास्ट है, इसको मतलब आगे कराएंगे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये लास्ट है। यहाँ आपको जो पूछा जा रहा है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों का वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों का वीणा बजाते हुए? वीणा का मतलब होता है एक मतलब वीणा जो है प्राचीन भारतीय बाजा का नाम है। वीणा किसको कहते हैं? एक तरह से बाजा का नाम है। वीणा किसका नाम है? बाजा का नाम है। लेकिन आपको ऑप्शन दिया जा रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। लेकिन आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 40 का? बताइए। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त जो है किसके मतलब समुद्रगुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए बाजा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मतलब इस तरह से हो गया, आगे और नहीं बढ़ेंगे इससे, और क्योंकि 40 क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अगर और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट लगा पढ़ने में तो आप लोग और भी अगले दिन जो है इसका मतलब वीडियो आ जाएगा और भी क्वेश्चन कवर कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन